Okay, so now let's start with this easy chapter whose name is complex numbers. So let's move on with this easy chapter, as you say. Z is equal to x plus iota y. This is the basic denotation of any complex number. Okay. Here x is the real part and y is the imaginary part. And this thing, which looks like I, is called iota. So what is iota? Iota is basically the negative root of -1, So square root of. Is this a real number? No, actually this is not, because we know that square root of any real number is defined, but square root of any negative real number is not defined. If Okay. a is negative, then root of a is not defined. So you're trying to say that we cannot have a number whose square is negative. Yeah. Okay. So we have to हमें वो एक्सपेंड करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग को कॉम्प्लेक्स नंबर तक. रियल नंबर से हम आगे बढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाना होगा. अच्छा. तो हमने एक नई थ्योरी डेवलप की कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर पॉसिबल है जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो. सो ये पॉसिबल है. सो यहाँ पे And in this case, a will be a complex number. या सो आयोटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1. सो आयोटा स्क्वायर विल बी सिंपल, रूट हट जाएगा, -1 बचेगा. Okay. आयोटा क्यूब हो जाएगा मेरे पास, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और सिंपल आयोटा माइनस आयोटा. आयोटा की पावर 4, -1 का पावर 2, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर. सो विल बी इक्वल टू 1. Okay. सो अगर मैं अब इसी तरह से पावर बढ़ाता जाऊँ, पावर लगा दूँ यहाँ पे, तो आयोटा की पावर 4n को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू n पावर n. Keep power n. Okay. सो आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1. सो 1 to the power n is 1. सिमिलरली मैं निकाल सकता हूँ आयोटा के पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा. आयोटा के पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू -1 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू -3. क्योंकि हम आयोटा के पावर 4n को 1 लिख सकते हैं और आयोटा क्यूब क्या बन जाएगा माइनस आयोटा, जैसे हमने पहले देखा है. ओके, सिंपल. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो गलती करते हैं लोग, कि रूट ए इंटू रूट बी की वैल्यू क्या होती है. हम सिंपली कहते थे रूट ए बी, लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि अगर एटलीस्ट ए और बी में से एक नॉन नेगेटिव है तो ही अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अच्छा, होगा. क्या आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. लाइक मेरे पास अंडर रूट 2 है और मेरे पास अंडर रूट -6 है. ठीक है. Okay. तो मैं सिंपली एक्चुअली बेसिकली इट इज मोर लाइक ए थ्योरम काइंड ऑफ थिंग. Okay. सो इसकी वैल्यू बस मुझे ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ए और बी में से एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए. So मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ रूट ऑफ मॉड टू मॉड ऑफ दिस थिंग. या अगर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो मेरे पास दिक्कत आ जाती है, तो मुझे एक बाहर माइनस लगाना पड़ता है. अगर मैं बोलूँ -2 इंटू -√6 की वैल्यू निकालिए, सो मैं इसको सिंपली ऐसे नहीं लिख सकता √12. अच्छा, तो ये गलत हो जाएगा. ये गलत हो जाएगा. Okay. तो मुझे एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा. एक्चुअली इसे याद ही रखना है, काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं क्वेश्चंस में. इट्स क्वाइट ट्रिकी बट इम्पोर्टेंट. या इम्पोर्टेंट. सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब कहा जाता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं, x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर के, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट. अगर वो प्योरली रियल है तो मतलब ये वाला पार्ट गायब है, यानी y 0. इसी तरह से प्योरली इमेजनरी है तो सिर्फ ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, x गायब. प्योरली इमेजिनरी का मतलब है k टाइम्स आयोटा टाइप चीज़ है. या अब हमें देखना है कि ज्योमेट्रिकली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है. एक्चुअली जिस तरह से मैं एक्स वाई प्लेन सिंपली कार्टेशियन ज्योमेट्री में बनाता हूँ, उसी तरह मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बना सकता हूँ. अच्छा, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या सो उस प्लेन को हम कहते हैं आर्गन प्लेन. ओके. और कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लाइक पी पॉइंट एक्स प्लस आयोटा हुआ है. यहाँ एक्स, ये जो एक्स एक्सिस होता है उसकी जगह मेरे पास रियल एक्सिस होता है, और y एक्सिस की जगह मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है. एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन. So x denotes the, first we have to travel in x direction, real axis direction, then we have to travel in Your direction and imaginary direction. Yeah, imaginary direction. So y denotes this, x denotes this. So modulus of z means nothing but the distance from the origin. This is origin, and modulus of z denotes the distance of the given point from the origin. And similarly theta is nothing but argument, we call it argument. And we can write it as tan inverse of y by x. Yeah, we can write theta is equal to tan inverse of y by x, but it is much more complicated than it seems, because हमें और आर्ग्यूमेंट क्योंकि काफ़ी डिटेल में आता है, आर्ग्यूमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. बाद में इसकी वैल्यू हमेशा ये नहीं होती है, कुछ और भी होती है. हम इसको बाद में देखेंगे.
अच्छा, क्या आप जल्दी से क्या 1+2 आयोटा को प्लॉट करके दिखा सकते हैं? या 1+2 आयोटा, मुझे पता है 1 चलना है, मुझे +1 लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली, तो मुझे प्लस की डायरेक्शन में 1 चलना है, और यहाँ आयोटा के साथ 2 लिखा हुआ है, यानी इमेजिनरी एक्सिस में मुझे 2 डिस्टेंस चलनी है प्लस की, या प्लस की डिस्टेंस का मतलब ऊपर की तरफ 2. ओके, सो लाइक हेयर 1 हेयर 2, सो मेरा 1+2 आयोटा यहाँ पे कहीं होगा. सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 1+2 आयोटा. या ओके, सो लेट्स नाउ स्टडी व्हाट्स मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लाइक प्रीवियस स्लाइड में जैसे मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन प्लेन. सो उसकी डिस्टेंस जो होती है पॉइंट के ओरिजिन से, उसे मॉड्यूलस कहा जाता है. मॉड z से डिनोट करते हैं इसे. और एक्चुअली अब इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे पता है x प्लस आयोटा y, तो मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा. यहाँ पे x पता है, मुझे y पता है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ये वैल्यू निकाली मॉड z की. सो इट्स जस्ट अ डिस्टेंस एंड इट्स अ रियल नंबर. या मॉड z इज रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स ए रियल नंबर एंड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. I should say non-negative. Yes, it can be 0. Yeah, it can be 0. So हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जेई पेपर में, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. सो मूविंग ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेगा. तो मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे मैं जल्दी से कर सकता हूँ कैलकुलेट, कि मेरे को किसी भी नंबर का x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट निकालना है. उसकी 2 वैल्यूज़ होती है, प्लस माइनस टाइम्स हाफ टाइम्स मॉड z प्लस x. ये जो प्लस माइनस टाइम, ये थोड़ा ट्रिकी है. और ये दूसरा पार्ट, अब यहाँ पे अंदर प्लस आएगा अगर y पॉजिटिव है, और अंदर माइनस आएगा अगर y नेगेटिव है. ओके, सो ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम. अब इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इक्वल कर सकता हूँ? ये दो कॉम्प्लेक्स कब इक्वल होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम ये देखेंगे. तो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 एक्चुअली पॉइंट डिनोट करते हैं किसी आर्गन प्लेन में. तो अब मैं बोलूँ z1 बड़ा है z2 से, तो इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आता है कि ये पॉइंट बड़ा है इस पॉइंट से, कोई मतलब नहीं पता चलता है. सो इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट समथिंग दैट वी कैन फाइंड आउट. या सो इनइक्वालिटी बहुत ऐसी चीजें से हम बता नहीं सकते, तो इनइक्वालिटी कभी so we cannot say that 2 plus 4 iota is greater than iota. Yeah, it doesn't mean anything. Yeah, you're right. So simply, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि z1 ग्रेटर देन z2 है, तो हमें एक तरह से आइडिया मिलना चाहिए कहीं से कि z1 और z2 इसके मॉड की बात कर रहे हैं, मॉड की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि z1 z2 से दे रखा है गिवन. तो अगर उसने बात कर रखी है इनइक्वालिटी की, तो दे मस्ट बी ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि रियल नंबर्स में हम बता सकते हैं कि 2 बड़ा होता है 1 से, 2 बड़ा होता है -1 से. सो अगर कहीं दिया हुआ है ऐसा, तो हम बोल सकते हैं z1 और z2 मस्ट बी रियल, अगर ऐसे इक्वलिटी की बात कर दी है क्वेश्चन में. सही बात है. और अगर कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया, तो हम मॉड्यूलस की भी बात कर सकते हैं कि क्या पता मॉड्यूलस के बारे में बात करिए. एक्चुअली क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन किया गया होगा. एंड वन मोर थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस काइंड ऑफ एम्बिग्युइटी विल नॉट कम इन जेईई क्वेश्चन. या सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं, लेकिन इक्वलिटी की बात कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो हम इनइक्वालिटी की बात नहीं कर सकते, मगर हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं. या राइट. सो हम कहेंगे कि x, क्योंकि ये सेम पॉइंट ही है, तो मस्ट है सेम तरह से x गया होगा, सेम तरह से y होगा. तो x रियल पार्ट बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ z1 का रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर. बिल्कुल ठीक. मॉड्यूलस भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट है, तो सेम. अगर x और y बराबर है, तो रूट ऑफ x² + y² भी बराबर. या राइट. अब जाते हैं आर्गुमेंट की. जैसे आपने पहले बात की थी कि थीटा को आपने सीधा tan इनवर्स y/x लिखा था. ओके. सो ये थोड़ा एम्बिग्यूअस है, क्योंकि हम बोलेंगे थीटा एक्चुअली होता है क्या, शुरुआत से पढ़ते हैं. थीटा इज जो ओपी लाइन है मेरी, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंटी क्लॉकवाइज पार्ट. ओके. तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास और भी आंसर आ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं थीटा लिख रहा हूँ कुछ, तो एक्चुअली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ऐसे बन के भी आ रही होगी लाइन, लाइक ऐसे बन के भी आ रही होगी लाइन. सो देयर कैन बी इनफाइनाइट आर्गुमेंट्स. या 2π + थीटा, 4π + थीटा अप टू 2nπ + थीटा. सो बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं. तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में. ओके. सो विल नाउ स्टडी आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिटेल. सो हमने जैसे प्रीवियसली बात की, अगर आर्गुमेंट की इन्फाइनेटली मैनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है. यस. सो अब मुझे इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन से आर्गुमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक टर्म डिफाइन किया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. ओके.
प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताता है मेरे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पहले याद रखना है कि हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि बहुत सारी थीटा अगर आर्गुमेंट है तो 2 पाई प्लस थीटा भी आर्गुमेंट है, और अनलाइक नॉर्मल आर्गुमेंट इट इज यूनिक। या इट इज़ यूनिक, या और क्योंकि और आर्गुमेंट्स यूनिक नहीं है, क्योंकि 4 पाई प्लस थीटा भी अगर मैं इसकी बात करूंगा ये आर्गुमेंट है तो ये भी आर्गुमेंट है, तो ये दिस इज नॉट यूनिक बिकॉज इट हैज़ ऑल्सो 4 पाई प्लस थीटा एज इट्स आर्गुमेंट। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना कि हमारे पास 4 केसेस पॉसिबल है। लाइक लेट्स सी कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा, तो सिंपली मेरे पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू सिंपली इस ट्राइंगल में मैं tan इनवर्स मॉड y बाय मॉड x, वो मॉड y की जगह मैं y बाय x भी लिख सकता हूँ क्योंकि y और x पॉजिटिव। सो मेरा पहला केस सिंपल। दूसरा केस, अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में नंबर तो मेरा x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करनी है यहाँ पे, तो मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये है, लेकिन मैं इसे ऐसे भी ले सकता हूँ यहाँ से, और उसमें से और उसको पाई में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में वैल्यू हो जाएगी सिंपल ये वाली, बिल्कुल ठीक, ये वैल्यू है जो मैंने ये कैलकुलेट की है यहाँ पे, ये इस एंगल की वैल्यू। या तो अब मैं इसको पाई में से माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये इसका आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए ना कि ये। सो मैं पाई में से माइनस करके ये आंसर आ गया मेरा सेकंड केस का। बिल्कुल ठीक। तीसरा केस, जब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो मैं सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल ठीक। और लेकिन मुझे चाहिए वैल्यू ये वाली, मैं इसे ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं। क्लॉकवाइज कैलकुलेट क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने क्लॉकवाइज में आंसर निकाला और उसके आगे माइनस लगा दिया तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज में आंसर आ जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है मेरा। और प्रिंसिपल का आर्गुमेंट हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, राइट। सो मैंने क्लॉकवाइज निकालने की कोशिश की, क्लॉकवाइज निकालने के लिए फिर मैं ये निकाल लेता हूँ पहले और उसे घटा दूंगा इसमें से। बिल्कुल ठीक। सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, इसको मैंने घटाऊंगा किस में से, पाई में से, पाई में से इसको घटाऊंगा tan इनवर्स मॉड y बाय मॉड x। और अभी मैंने क्लॉकवाइज निकाला है तो मुझे एक माइनस और लगाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मानते हैं। हाँ, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, तो मुझे एक और माइनस लगाना पड़ेगा बाहर, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा माइनस पाई प्लस टाइम्स। सो मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो मुझे निकालना है एक्चुअली ये, लेकिन मैं कैलकुलेट ये आसानी से कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं इसका यूज़ करके निकालता हूँ, ये मैंने क्लॉकवाइज में निकाला है, ठीक है। ठीक है, तो थीटा की इसकी वैल्यू सिंपली है tan इनवर्स mod y बाय मॉड x, and we will put a minus sign outside it because it's clockwise। ओके, आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ये माइनस पाई नॉट इंक्लूडेड से पाई इंक्लूडेड है। या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so now that we have learned about what is argument of a complex number, we will see some of its properties. We denote argument of a complex number by ARG. Okay. So ARG of like multiple Z1, Z2, Z3. Product of complex Product numbers. of complex similarly behave करता है log की तरह। जैसे log xy मेरे पास होता है log x plus log y। Okay. सिंपली मेरा जो ये आर्गुमेंट फंक्शन है सिमिलरली बिहेव करता है। So इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच करती है। बिल्कुल मैच करती है इसके साथ। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, जैसा कि लॉग में होता है मेरा, और पावर मेरे पास बाहर आ जाती है। सिंपली जैसे होता है। अगर मेरा z प्योरली इमेजिनरी, अब मैं कुछ रिजल्ट्स की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। अगर मेरा z प्योरली इमेजिनरी है, मतलब कि उसका x 0 है, x 0 है, तो यानी वो इसी एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि उसका x पार्ट 0 है। बिल्कुल ठीक। या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अच्छा। तो या उसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 होगा या माइनस पाई बाय 2 होगा। बिल्कुल सिंपल। सो मुझे ये याद रखना है कि कोई नंबर मुझे प्योरली इमेजिनरी दे रखा है तो उसका आर्गुमेंट या तो प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2। सिमिलरली अगर कोई रियल है प्योरली तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो या तो वो यहाँ होगा या यहाँ कहीं होगा। यहाँ होगा तो 0 और यहाँ होगा तो पाई। अब मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्या बता सकते हैं 0 का आर्गुमेंट क्या होगा? 0 का आर्गुमेंट अगर हम इसमें tan इनवर्स 0 बाय 0 करते हैं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है यार। इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है। सो 0 एक ऐसा नंबर है, अब इसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके। सो 0 एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी और कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, उसका मॉड्यूलस और उसका आर्गुमेंट।
लेकिन Okay. जीरो ही एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको बताने के लिए मुझे सिर्फ मॉड्यूलस चाहिए, आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है जीरो का। सो मूविंग ऑन फर्दर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं जिसे हम z बार से डिनोट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज z बार? ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लॉट कर दिया और उसकी हमने एक्स एक्सिस से मिरर इमेज ले ली। या मिरर इमेज ले ली, बिल्कुल। सो हमें z बार मिल जाएगा। सो बेसिकली देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टी तो मेरा x तो सेम ही रहा, लेकिन मेरा y बट y हैज बिकम नेगेटिव। माइनस वाई, या सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आइटा y का कॉन्जुगेट लेना है तो मुझे बस x को माइनस y को माइनस y से रिप्लेस करना है, x को वैसे के वैसे सो रहने x minus iota y is z conjugate देना। या which we denote by z bar. इसकी प्रॉपर और आर्ग्यूमेंट से भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि थीटा अगर इसका आर्ग्यूमेंट है z का तो z बार क्योंकि नीचे है तो इसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z। Or we can also write that argument of z bar plus argument of z is 0. या इसको LHS में लेके जाएंगे तो सिंपल आपने जैसा कहा वैसा बन जाएगा। Okay. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाए कि चूंकि डिस्टेंस दोनों की ओरिजिन से सेम ही है, Okay, so their modulus will also be same. yeah, this will be Okay. used many more times in the number. So इस प्रॉपर्टी को काफ़ी ध्यान रखना है। Okay. आगे बढ़ते हुए ये जो बता चुका हूँ मैं चीज़, z अगर x प्लस आइटा y दे रखा है तो y को माइनस y से रिप्लेस कर देंगे तो हमें z बार मिल जाएगा। Okay. जो कि उसकी मिरर इमेज है x axis के अबाउट। Okay. So let's explore more about complex numbers. Now we are going to study one very important property. This states that mod of z का स्क्वायर बराबर होता है z इंटू जेड बार के। इसे हम सिंपली निकाल भी सकते हैं, z को लिख सकता हूँ मैं x प्लस आइटा y, So z bar is x minus x iota माइनस y. आइटा y। सो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप है। सो a स्क्वायर माइनस आइटा y स्क्वायर, Because b in this case is iota y. या सो ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा जो कि मेरे पास मॉड z का स्क्वायर है। Because iota y का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस y स्क्वायर। या यस बिल्कुल। सो और प्रॉपर्टीज भी है मेरे पास। ये जो सिंपल प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर बार लगाओ किसी दो नंबर्स के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। Conjugate, if we add two complex numbers and take its conjugate, we can simply add separately the conjugates Yeah. of both complex numbers. या राइट, And we can also prove this by taking z1 and z2 and x x1 प्लस आइटा y, या x1 plus iota y1 and x2 plus iota y2. या सिमिलरली z1 z2 का बार होता है जो उसको बार को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। You can also try proving this results Yeah. by taking z is equal to x plus iota y. नाउ ट्राई टू थिंक कि ये कैसे आया, कि z बार का बार z कैसे आया। सो लेट्स थिंक दैट एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इमेज, सो इमेज की इमेज मेरे को वही नंबर मिल गया। Okay, that's very interesting. सो फर्दर आगे चलते हैं। पोलर फॉर्म अभी तक जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा वो सिंपल था कार्टेशियन फॉर्म, इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब हम डिफरेंट फॉर्म्स एक्सप्लोर करेंगे इसकी, तो आगे चलते हैं पोलर फॉर्म की तरफ। Okay. पोलर फॉर्म सिर्फ मॉड्यूलस और थीटा को इंक्लूड करती है। तो अच्छा, जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में x और y से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करा था, हम Yeah. पोलर फॉर्म में उसे मॉड z और थीटा से डिफाइन करते हैं। या राइट, तो यहाँ पे हम देखा जाए तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी कुछ नहीं है। 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। ओके, सो मैं कॉस थीटा, तो मेरे पास जो बेस जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसको ओ बोलूँ, इसको पी बोलूँ और इसे क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी मॉड जेड कॉस थीटा, सिंपल ज्योमेट्री से। PQ is mod z sin theta. सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कह सकता हूँ x, क्योंकि x ये मेरा हो गया x और ये हो गया मेरा y। सो सिंपली मैंने कार्टेशियन फॉर्म में पुट कर दिया इसे और मॉड z को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास ये सिंपल फॉर्म बन गई z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स Okay. कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मूविंग फर्दर यूलर फॉर्म की तरफ आते हैं। Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये कहती है e की पावर आयोटा थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। And you should remember this as a fact. या अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि थीटा मस्ट बी रियल, क्योंकि कई लोग कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे पूछते हैं e की पावर आयोटा z क्या होता है तो उसे लिख देते हैं cos z प्लस आयोटा साइन z, जो कि नहीं है, ये गलत है, क्योंकि z इज This is valid only if z is real. या ओनली इफ z इज रियल। Okay. सो ये बात का ध्यान रखना, यूलर फॉर्म लगाते हैं क्योंकि दिखने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो जैसा हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर यूलर फॉर्म के ऊपर, तो पता चलेगा कि ऐसी गलतियां होना आम बात होती है। And it's a very useful form. या अगर हम e की पावर आयोटा थीटा का मॉड निकालने की कोशिश करें,
यहाँ पे, सो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास कॉस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, इसे तो अब मेरे को पता चला कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को मैं लिखता हूँ ई की पावर आइटा थीटा, सो मैंने पोलर फॉर्म में जैसे निकाला था मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आइटा थीटा। okay. So z can be written as mod z e to the power iota theta. सो जैसा मैंने आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टीज निकाली थी उनको मैं यहाँ से भी डिराइव कर सकता हूँ। Z1 Z2, Z1 को अलग लिखा, Z2 को अलग लिखा, तो मॉड्यूलस पार्ट अलग और जो एंगुलर पार्ट है वो ऐड हो गया क्योंकि पावर में है, बिकॉज एक्सपोनेंट्स में चीज़ें ऐड हो जाती हैं। या तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ इसी तरह से वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले निकाली थी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, तो यहाँ सिंपली देख सकता हूँ अगर जो रिजल्टेंट कंपाउंड आया मेरा Z1 Z2 का, तो उसका जो मेरा द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इज जस्ट द एडिशन ऑफ बोथ द इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स। या राइट। इस तरह से डिवीजन में भी मैं देख सकता हूँ, डिवीजन में भी मेरे पास सेम चीज़ आ सकती है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 यहाँ से मैं सिंपली निकाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू होगी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। जैसे हमने कि पहले ही देखा था कि ये लॉग की तरफ बिहेव करता है। या We can also prove this by using Euler's form. Okay, so let's now discuss what's the geometrical significance of argument of z minus z1. सो जिस तरह से मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होता था, लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, एक्चुअली इसको मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 0, Because subtracting 0 doesn't affect that number. या यू राइट। सो जीरो से मैं रिलेट करना चाहता हूँ कैसे ना कैसे, तो जीरो यहाँ था, मेरी रे थी एक तरह से जीरो से ओरिजिनेट होती हुई Okay. Z की तरफ जाती हुई, तो ये रिप्रेजेंट कर रही थी ये वाला एंगल Okay. जो इस लाइन के साथ ये बना रहा था, अच्छा, तो z से जो लाइन है ये स्टार्ट कहाँ से कर रही है? 0 से। जीरो से, या ओके, सो इसी तरह से मैं अगर सेम चीज़ लगाऊँ यहाँ पे, मान लो Z1 मेरा ओरिजिन होता, मैं ऐसे मान रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली में नहीं है, तो मान लीजिए Z1 0 होता, तो मेरा ये चीज़ का रिप्रेजेंट करती है ये वाला एंगल आर्ग्यूमेंट। तो Okay. देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 रिप्रेजेंट्स दिस एंगल। इट्स जस्ट अ वे टू मेमोराइज इट। या दिस इज नथिंग रियल, मतलब हम समझने के लिए कर रहे हैं ये सब, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर कि एंगल कैसे निकालते हैं दो लाइंस के बीच में, तो इसको भी याद रखने की तरीका क्या है। इनिशियल पॉइंट है मेरा Z1, फाइनल पॉइंट है Z, क्योंकि मेरे को ये एंगल निकालना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हम। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज का जो एरो जहाँ खत्म होता है वो मेरी फाइनल रे होती है, दिस इज़ माई फाइनल रे, ओके, एंड दिस इज़ माई इनिशियल रे जहाँ से मैंने मेजरमेंट शुरू किया था। सो इनिशियल से फाइनल गया हूँ मैं, तो ये एंगल अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ जो फाइनल रे का फाइनल पॉइंट है Z2 ओके, माइनस जो इनिशियल पॉइंट है मेरा Z1, इसी तरह से बाय नीचे आएगा मेरा Z3 माइनस Z1, मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। सो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह का कहीं भी फॉर्मेट दिखे मुझे कि यहाँ को सेम चीज़ दिख रही है माइनस में और ऊपर नीचे कुछ है, तो मुझे हमेशा ध्यान में आना चाहिए कहीं ना कहीं ज्योमेट्री की बात हो रही है, एंगल्स की बात हो रही है। So if you see such kind of thing, Yeah. you can convert that question into geometrical. या It is possible. Yeah. That we can convert it into geometrical question. आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखे और कुछ माइनस में चीज़ें दिख रही है, तो मैं हमेशा ज्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। मूविंग ऑन फर्दर कि इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया मैंने जो पिछला सिखाया था। ओके, मेरे पास अब 3 की बजाय 4 पॉइंट्स है, लाइक एक Z1 Z2 लाइन है मेरे पास, एक Z4 Z3 लाइन है, तो मुझे ये एंगल अल्फा निकालना है। तो मैं बेसिकली वही सिंपल, ये मेरी फाइनल रे है, ये मेरी इनिशियल रे, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। फाइनल रे का फाइनल पॉइंट Z1 माइनस जहाँ से ओरिजिन मान लीजिए Z2 से निकला है, ये Z2 से निकला है, ये मेरी इनिशियल रे, ये इनिशियल रे से फाइनल रे। ओके, Z1 ओरिजिन कहाँ से हुआ है, Z2 से। so you have to consider that angle in anti-clockwise क्या, sense. और नीचे आती है इनिशियल रे, इनिशियल रे का फाइनल पॉइंट है Z3 जो ओरिजिन हुआ है Z4 से, तो माइनस बिल्कुल ठीक। Z4। सो ये एंगल का वही पिछला फॉर्मूला ही है जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने लिखा है। So you have to remember all these 3 results that we have discussed just now. या सो मूविंग ऑन फर्दर मीनिंग, अब जिस तरह से अब इसी तरह से हम Z1 माइनस Z2 के मॉड के बारे में सोचते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से मॉड Z रिप्रेजेंट करता है, So we can write this as mod z minus 0, Yeah. like we did just बिफोर। now. या सो
ये डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, हमें पता है डिस्टेंस डिनोट करता है किसी पॉइंट के ओरिजिन से। Okay. ओरिजिन z को घटा दिया ओरिजिन में से तो उसकी डिस्टेंस आ गई। तो इसी तरह से z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट करेगा, मेरा कोई नंबर है z1, कोई नंबर है z2, ये रिप्रेजेंट करेगा ये डिस्टेंस z1 की z2 से। सो दिस Okay. मीन्स डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। Okay. सो यही चीज़ मैंने यहाँ समझाई है z1 से z2 के बीच में डिस्टेंस। Okay.